भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा कि वे उन्हें बचाने की कोशिश ना करें और दूसरों के सामने प्रार्थना भी ना करें। भगत सिंह की इच्छा के अनुसार यह पत्र सरदार किशन सिंह ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अनेक पत्रों में फौरन छपवा दिया। उनकी जिंदगी का हर क्षण भगत सिंह के ध्यान, गुणगान और काम में लगा रहा। फांसी की सजा सुनने के बाद भगत सिंह को इतनी खुशी हुई कि वे गदगद हो उठे। अपनी क्रांतिकारी जीवन को जिस मोड़ पर लाकर रोक देना चाहते थे, सरकार उसी मोड़ पर ले आई थी। खुद मरकर राष्ट्र को नया जीवन देने का उनका संकल्प पूरा होने वाला था। एक सच्चे क्रांतिकारी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उनके जीवन का दीप बुझे तो समूचे देश में क्रांति की भीषण ज्वाला भड़क उठे। शीघ्र ही क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए बनी डिफेंस कमेटी ने प्रीवी काउंसिल में अपील करने का निश्चय कर लिया। भगत सिंह को जब यह पता लगा तो वे बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि फांसी टले। ट्रिब्यूनल ने एक तरफा फैसला सुनाया था, इसलिए प्रयत्न करने पर फांसी की सजा को बदला जा सकता था, परंतु भगत सिंह किसी कीमत पर इसके लिए तैयार न थे। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार वकील को हिदायत दी, ब्रिटिश कानूनों की लचक का लाभ उठाकर हमारी सजाओं में कमी कराने की कोशिश ना की जाए और ना ही बचाव के लिए यह कहा जाए कि हम क्रांतिकारी नहीं हैं। अपनी काल कोठरी में इसी विषय पर सलाह के लिए आए अपने साथी विजय कुमार सिन्हा से उन्होंने कहा था, भाई ऐसा ना हो कि फांसी रुक जाए, हम मरकर ही क्रांति की सेवा कर सकते हैं। शुरू में ही उन्होंने अपील के विचार को पसंद नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि फांसी कहीं रुक ना जाए, परंतु जब उन्हें विश्वास हो गया कि फांसी रुकने वाली नहीं है, सरकार उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रण ले चुकी है, तो उन्होंने अपील रणनीति का हिस्सा बनाते हुए स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी नेतृत्व में उस समय कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन पूरी वेग से चल रहा था। देश में वायसराय ऑर्डिनेंसों ने जरिए शासन कर रहे थे और अपने कलकत्ता के भाषण में उन्होंने पूरी ताकत से आंदोलन को कुचलने की बात कही थी। सर तेज बहादुर सुप्र और श्री जयशंकर के समझौते की कोशिशों को एक बार उन्होंने उपेक्षा से ठुकरा दिया। कांग्रेस का नेतृत्व भी आंदोलन को तेज करने का दिशा में अग्रसर था। इस पर भी दोनों में कहीं समझौता की बात न थी। इंग्लैंड में सर होर जैसा भारत विरोधी रुखों स्वभाव का भारत मंत्री बैठा हुआ था, जिसके हृदय में सहानुभूति या नरमी का एक कण भी ना था। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस बिना कांग्रेस के सम्मिलित हुए ही धूमधाम से लंदन में हो रही थी। देश के लिए कुछ करने में वह असफल रही थी, पर उससे इतना लाभ अवश्य हुआ था कि भारत की गुलामी के संबंध में इंग्लैंड की जनता और विश्व का लोकमत पहले से ज्यादा जागरूक हो गया था। इन परिस्थितियों में भगत सिंह ने कहा था, अपील का उद्देश्य यह हो कि अभी हमारी फांसी रुकी रहे और वह तब तक हो जब कांग्रेस का समझौता सरकार से हो और वह अपने परिणामों में शानदार सिद्ध न हो। युवक वर्ग में इससे असंतोष फैल रहा हो। बस उन्हीं घड़ियों में हमें फांसी लगे और इस तरह कांग्रेस की बागडोर उग्रवादियों के हाथ में चली जाए। उन्होंने अपील में वायसरॉय के उस ऑर्डिनेंस को चुनौती देने की रणनीति बनाई जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। भगत सिंह जानते थे कि सरकार इस चुनौती पर बौखला जाएगी और फांसी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी, फिर चाहे जितने देर से हो, पर फांसी जरूर होगी। भगत सिंह की योजना के अनुसार नवंबर 1930 में प्रीवी काउंसिल में अपील कर दी गई। भगत सिंह इस बात से निश्चिंत थे कि फांसी जरूर होगी। अब भगत सिंह अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन और चिंतन में बिताते थे। विश्व के विचारकों और क्रांतिकारियों को पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। वे चिंतित थे कि किस रणनीति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ढहाकर देश में स्वराज्य की स्थापना हो और किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण और पीड़ा के शिकार आम आदमी के कष्टों को दूर किया जाए। भगत सिंह अपनी एकांत कोठरी में राजनीति,
अर्थशास्त्र, विश्व क्रांति और समाजशास्त्र का गंभीरतामय साहित्य पचा रहे थे। श्री यशपाल के ही शब्दों में, अपने ही स्वास्थ्य अध्ययन से भगत सिंह ने अंग्रेजी पर इतना अधिकार कर लिया था कि असेंबली बम कांड के समय उसने जो पर्चे फेंके थे और अदालत के सामने जो अंग्रेजी में लिखित बयान दिए थे, उनकी भाषा की प्रशंसा प्रायः सभी लोगों ने की थी। कुछ लोगों ने कल्पना कर ली थी कि वे बयान भगत सिंह के नहीं, वकीलों के लिखे हुए हैं। इस कल्पना में कोई तथ्य नहीं था। अध्ययन भगत सिंह का स्वभाव बन गया था। जब भी देखो उसके लंबे कोट की जेब में कोई न कोई पुस्तक रखी रहती थी। खाली सड़क पर चलता हो तो चलते चलते भी वह पढ़ता रहता था। भगत सिंह के दिल और दिमाग की हालत तो यह थी कि पढ़ते पढ़ते वे जाने किस मस्ती में झूम उठते और पुस्तक छोड़कर अपनी काल कोठरी में इधर से उधर घूमते हुए शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्तियां गाने लगते। मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह रंग हल्दी घाटी में खुलकर था खेला, नव बसंत में भारत के हित वीरों का यह मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जेल के वार्डन दूर से मिठास और ओज से भरा कंठ स्वर सुनकर काल कोठरी के आसपास आ जाते। सुनते, दूर से झांक कर देखते तो स्तब्ध रह जाते, मुग्ध होते और सोचते, किस धातु का बना है यह भगत सिंह। लोग पल पल जीने के लिए तरसते हैं, मगर यह मौत के लिए तड़प रहा है। भगत सिंह की काल कोठरी, जिसमें वे मृत्यु की राह तक रहे थे, एक साधना स्थल बन गई थी। यहाँ उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंभीर अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के नाम हैं आत्मकथा, द डोर टू डेथ, मौत के दरवाजे पर, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का आदर्श, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। पहली पुस्तक में क्रांतिकारी दल के संघर्ष को उभारने की सफल कोशिश और दूसरे में आयरलैंड, इटली, फ्रांस, रूस आदि देशों के शहीदों व बहादुर क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी दी गई है। तीसरी पुस्तक में समाजवाद का उद्देश्य और विधान का उजागर किया गया है। इसे लिखने के पीछे यह उद्देश्य रहा कि भविष्य में आज़ादी मिलने पर स्वतंत्र भारत के नेता आम आदमी के साथ न्याय करने वाला संविधान बना सके, लक्ष्य से भटक ना जाए। चौथी पुस्तक में पंजाब में राजनीतिक आंदोलन, भारत माता का पूरा इतिहास और गदर पार्टी का वर्णन है। यहीं समाप्त होता है यह अध्याय। अब हम अगले भाग में सुनेंगे बलिदान की अमर गाथा। तब तक के लिए धन्यवाद।